वेलकम बैक गाइस। आज देखते हैं नया डे पे नया काम क्या होता है। ये हमारे कासिम, इनकी माँ का नाका कितना लेट करवाया, इतना लेट करवाया है कि आदमी कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था। रूम दूर है, मेरा भी तो दूर है रूम भाई। हाँ तो क्या, ये दूर है मेरा रूम। इसको 2 मिनट आप ले सकता हूँ? नहीं ले सकते, चलो तुम। तो इतना ज़्यादा लेट हो गया है कि मैम पता नहीं निकालेंगे कि बैठाएंगे। बोलेंगे मैम आज क्या बोलता तू? तेरी वजह से इतना लेट हुए हैं भाई। करा दिए ना बेइज्जती, इनकी वजह से इतना लेट हुए हैं हम लोग कि कुछ बोल नहीं सकते। मैं नहीं कराऊंगा इसलिए। तू ही बोला है, तू ही बोला है, तू ही बोला है, इतना ज़्यादा बोलता है। 9 बजे आ जाएंगे, 9 बजे कितना जाए अभी। ये मेरे ये देखो 9 बज रहा है ना इसमें, ये देखो। घड़ी चल ही नहीं रहा है। हाँ तो इसमें फिक्स करके लाया था कि 9 बजेगी। टाइम खराब है तो घड़ी का चलेगा, जिंदगी ही खराब है पूरा। हम लोग की टाइम नहीं, हम लोग की जिंदगी ही खराब है। यस, तो चलिए क्लास में मिलते हैं। ठीक, ये मेल और फीमेल दोनों रिप्रेजेंट होता है, आया ना? मेल फीमेल ये दोनों रिप्रेजेंट होता है। पर मेल में कैसा रहता है? ये रुडिमेंट्री मतलब अनडेवलप्ड, इसको हम क्या रुडिमेंट्री या तो बोल दो अनडेवलप्ड। पर फीमेल में कैसा रहता है? डेवलप्ड आफ्टर प्यूबर्टी। कब? आफ्टर प्यूबर्टी ये डेवलप होना स्टार्ट होता है। ठीक, जिसमें जो कि इसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहा गया? एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहा गया? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है, हाँ ठीक। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या बोला था? प्राइमरी हो गया। प्राइमरी कौन सा हो गया अपना? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन हो गया? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पता है? पता नहीं पता? ये बताओ, नहीं पता? मुझे नहीं पता। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ओवरी। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी, सेक्स ऑर्गन और प्रोजेस्टेरोन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी से बोल लेना उठ रहे। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पीछे ओवरी, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। तो पहले दो। ठीक, ये क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देन एसेसरी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एसेसरी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से है? क्यों कहा गया इसको? क्योंकि अगर देखो तो अभी तुमने क्या पढ़ा? न्यूट्रन अगर फर्टिलाइज हो रहा है तो नया जो फीटस है उसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? नए फीटस का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? नए फीटस का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? ओवरी, यूट्रस पे। कहाँ हो रहा है? यूट्रस पे। आफ्टर डिलीवरी बच्चे को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। कहाँ से मिलता है? मम्मी से। कहाँ से मिलता है? मम्मी से। जैसे विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग, इसलिए इसको एसेसरी रिप्रोडक्टिव, एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ उसको चीजें कहाँ से मिल रही है? मदर के थ्रू। कहाँ से मिल रही है? मदर के थ्रू। आफ्टर डिलीवरी अब उसको
न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? ब्रेस्ट मदर से थ्रू ही, पर किसके थ्रू? ब्रेस्ट के थ्रू। इसीलिए बोलते हैं ना ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक जरूरी है। 6 महीने बाद वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। वीनिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाया जाता है 6 महीने के बाद की प्रोसेस को, क्योंकि स्टार्टिंग के मंथ में स्टार्टिंग में जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो उस टाइम पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स काफी ज्यादा मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बच्चे के इम्यून रिस्पॉन्स लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे अगर ब्रेस्ट की बात करो तो ब्रेस्ट को इसलिए हम एसएसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर रिप्रोडक्शन आया ना, यस सर। क्योंकि डेवलपमेंट बच्चा डेवलप तो हो गया पर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? अभी के टाइम की बात छोड़ दो, अभी के टाइम पे मार्केट में लैक्टोजन वगैरह आ रहे हैं, पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं जो था। इसके थ्रू था ब्रेस्ट फीड के थ्रू, है ना? या तो फिर अगर ब्रेस्ट फीड नहीं हो रहा है इनकेस तो गोट मिल्क हो गया, काउ मिल्क हो गया, ये सबको डाइल्यूट करके फिर बच्चे को दिया जाता है। क्योंकि अगर तुम उसको नॉर्मल फॉर्म में दे दोगे तो बच्चे की काफी है नहीं कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या उसको डाइल्यूट हो सकता है। पर ब्रेस्ट फीड में ऐसा कुछ नहीं हो। जैसे अगर आप उसके साथ कोरिलेट करो तो अगर गांव का गाय का बच्चा है तो वहां पे अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है गांव का, नो डाउट उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वही बच्चा भी लेगा उसको दिक्कत क्वेश्चन क्यों? क्योंकि उसमें फैट ज्यादा है, जो फैट ज्यादा है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है। पर यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है पर यहाँ पे फैट की मात्रा बॉडी में कम है, तो बच्चे की ग्रोथ के लिए यहाँ पे जो बेसिकली रहता है बच्चे में ब्राउन फैट प्रेजेंट होता है। कौन सा फैट? ब्राउन फैट। और एडल्ट में व्हाइट फैट, है ना? क्योंकि जो ब्राउन फैट होता है वो जल्दी मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए अगर तुम बच्चे की बात करो तो बच्चे बेसिकली क्या होते हैं, देखना फीड करने के बाद आधे एक घंटे में वो सुसु कर देंगे या तो टॉयलेट कर देंगे, कुछ भी हो सकता है ना? तो वो मेटाबॉलिज्म उसमें काफी ज्यादा होता है और व्हाइट फैट में मेटाबॉलिज्म काफी स्लो होता है, इसलिए वो लॉन्ग ड्यूरेबल है और ब्राउन फैट कम ड्यूरेबल है। ठीक है, चलो तो ये हो गया इसका क्या नॉर्मल प्रोडक्शन। ठीक, क्लियर है यहाँ? चलो अब अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो तो इसके स्ट्रक्चर में अगर एंटीरियर भी देखना चाहो तो प्रेजेंट क्या है? थोरेसिक कैविटी में स्टर्नम टू एंड मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक, स्टर्नम को जानते हो अच्छे से? ठीक, अगर स्टर्नम है ये क्या हुई तुम्हारी स्टर्नम? ठीक, मैनोब्रियम, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड जिफाइड प्रोसेस। नो डाउट तुमको पता है कि जो ब्रेस्ट है वो मीडियली, है ना, स्टर्नम से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन तक प्रेजेंट है, मिड एक्सिलरी लाइन तक प्रेजेंट है, जिस पे सेंटर पे क्या मिलेगा? निप्पल, देन सराउंड में क्या मिलेगा? एरियोला। क्या मिलेगा? एरियोला। ठीक, ये एंटीरियर व्यू था। इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो बेसिकली ये 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। मैं सिर्फ एक साइड की बात कर रहा हूँ, दोनों दूसरे साइड का ऑटोमेटिकली कोरिलेट कर देगा। ठीक, अगर तुम देखो तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? अपर किधर है? बाहर की ओर की ओर? बाहर की। तो अपर क्या कहलाएगा? अपर एक्सटर्नल, मीडियल लेटरल, लेटरल, मीडियल लेटरल, लेटरल, अपर लेटरल, अपर मीडियल, अपर लोअर लेटरल, लोअर मीडियल। क्योंकि बड़ी बात है ये क्या है? आपकी मिड लाइन मीडियली एंड लेटरली। ऊपर की ओर है अपर क्वाड्रेंट हो गया, नीचे की ओर लोअर क्वाड्रेंट हो गया। अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल, लोअर मीडियल। ये एनाटॉमिकल यहाँ पे इसके टोटल कितने लोग हैं? 4। क्लियर हो गया? ठीक, ये एंटीरियर व्यू था। देन यहाँ पे अगर तुम इसका लेटरल व्यू देखो, कौन सा? लेटरल व्यू देखो तो
कौन सा भी? वेक्टर। ठीक, ये हो गया क्या? लोब्यूल्स। ठीक, जो कि 15 to 20 लोब रेड होते हैं, है ना? एक सिंगल ब्रेस्ट। ठीक है, कितने अपन ने डायग्राम में कितने बनाया? 3 बनाया, पर रेड कितने होते हैं? 15 to 20। इसी लोब्यूल्स पे प्रेजेंट होती है क्या? एल्वियोलाई एंड लेक्टिफेरस डक्ट। क्या? एल्वियोलाई और लेक्टिफेरस डक्ट। एल्वियोलाई और लेक्टिफेरस डक्ट। ये क्या हो गई? एल्वियोलाई। यहां पे क्या हो रहा है? मिल्क का प्रोडक्शन। कुछ भी मत बोल सकते। सही बोलना। मिल्क का प्रोडक्शन। ठीक, अब ये क्या हो गई? ये एक एल्वियोलाई। क्या है? एल्वियोलाई। ये क्या हो गई? लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक, ये लेक्टिफेरस डक्ट आकर खुलती कहाँ है? लेक्टिफेरस साइनस में। हाँ, लेक्टिफेरस साइनस में। ये हो गया क्या? लेक्टिफेरस साइनस। ठीक, अब देखो मिल्क का प्रोडक्शन हुआ और ये जो इसका फोर्स है, क्योंकि निप्पल पे क्या प्रेजेंट है? मल्टीपल फोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, मल्टीपल फोर्स प्रेजेंट है, जो कि जब अब देखो एल्वियोलाई ने क्या किया? प्रोडक्शन किया मिल्क का विद द हेल्प ऑफ कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन? कौन सा? प्रोडक्टिव। ठीक, अब प्रोडक्शन तो हो गया और चलो ये तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद अभी आगे बताता हूँ फिर कैसे कैसे पूरी प्रोसेस कैसे होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? मिल्क का प्रोडक्शन हो गया। मिल्क यहाँ से कहाँ आ गया? लेक्टिफेरस। ये क्या हो गया? लेक्टिफेरस डक्ट। एंड ये क्या हो गया? लेक्टिफेरस साइनस। ठीक, और इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? लेक्टिफेरस साइनस आकर खुलते कहाँ है? निप्पल पे। थोड़ा देख सकते हो कहाँ पर ओपन हो रही है? निप्पल। ये निप्पल, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया निप्पल का। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? एरियोला का। ये जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है बोल रहा हूँ, ये कहाँ है? निप्पल। ठीक, और ये क्या है? एरियोला, जो सराउंड का एक ब्राउनिश कलर का स्ट्रक्चर जो देखने मिलता है, वो कहलाता है क्या? एरियोला। ठीक, चलो अब देखो इसी स्ट्रक्चर पे आपको और क्या मिलेगा? फैट। क्या मिलेगा? फैट। सबक्यूटेनियस फैट मिलेगा, है ना? और साथ में और क्या मिलेगा? सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या? सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि एक ब्रेस्ट को स्ट्रक्चर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन का पूरा नाम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ग्रीन वाला स्ट्रक्चर सस्पेंसरी लिगामेंट। और क्या प्रेजेंट है? सबक्यूटेनियस टिश्यू। क्या? सबक्यूटेनियस टिश्यू। फैट टिश्यू का डिपोजिशन यहाँ पे काफी ज्यादा देखने मिलता है। अब देखो जो पूरी प्रोसेस होती है सिक्रीशन ऑफ मिल्क की, मिल्क किस तरीके से सिक्रीट होता है। तो जब फर्स्ट टाइम है ना, जब बेबी माउथ को निप्पल से टच करता है, कहाँ? माउथ को निप्पल से टच करता है, तो बॉडी में फीडबैक रिस्पॉन्स आता है। कहाँ? ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, डायग्राम करके याद है? ठीक,
ये एंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH और दूसरा ऑक्सीटोसिन। दूसरा कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ठीक, यहाँ पे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्स हो रहा है? ऑक्सीटोसिन। अब इसने इसको स्टिमुलेट किया, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज होकर यहाँ की सेल्स पे क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि उसके पहले प्रोलैक्टिन ने प्रोडक्शन कर लिया किसका? मिल्क का। तो सबसे पहले जब बच्चा निप्पल को टच करता है अपने माउथ से तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये ऑक्सीटोसिन जाकर ब्रेस्ट पे क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का फीचर क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करवाने का। कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्सेशन। ठीक, तो इसने ब्रेस्ट पे क्या करवाया? कॉन्ट्रैक्शन। जब ब्रेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो एल्वियोलाई में मिल्क प्रोडक्शन है, जो मिल्क भरा हुआ है वो निकल कर कहाँ आ जाएगा? लैक्टिफेरस डक्ट पे, और वो लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए कहाँ जाएगा? लैक्टिफेरस साइनस पे। अब वाली बात है, बच्चे ने टच किया था, जब बच्चा कंप्रेस करेगा, जब जो लैक्टिफेरस साइनस पे मिल्क भरा हुआ है, जो बच्चे यहाँ कंप्रेस करेंगे, क्योंकि नोट निप्पल को से पकड़ रखा है अपने माउथ से, जब वो कंप्रेस करेगा यहाँ पे अगर दबाएगा तो क्या होगा? मिल्क बाहर निकल आएगा, जैसे स्लाइड है। हाँ, यहाँ पे जब बच्चा अगर माउथ से कंप्रेस कर रहा है तो वो मिल्क इधर कहाँ आएगा? बाहर की ओर, और वो प्रॉपर फिट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एक तो आपका प्रोलैक्टिन और दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एंड ऑक्सीटोसिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रीशन ऑफ मिल्क। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? खत्म। क्या कह रहा है? तेरे पास भी है, बताओ। सर इन केस किसी भी मदर में प्रोडक्टिव हार्मोन्स में न्यूट्रिएंट्स वो नहीं होता। प्रोलैक्टिन सीक्रेट नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा? जब मदर डाइट लेगी तो न्यूट्रिएंट्स उसका चला है, क्योंकि अगर प्रोलैक्टिन कब सीक्रेट कम हो रहा है? अगर वो डाइट प्रॉपर नहीं लेगी तो उसकी वजह से क्या होंगे? हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं होंगे, और जब हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना? वहां पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो कंडीशन क्या है? सेकंड वाला हाँ, जो प्रोडक्टिव हार्मोन्स में सब कंफ्यूजन है, वो बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं किसे बोलूं? मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन क्या है। कल पूछता हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं, कल क्या है? वैसे पढ़ के आना। वैसे और बेइज्जती करवा दी। बेइज्जती नहीं, तो बोल ही नहीं पा रहा उसको। इतने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ। बोल क्यों नहीं पा रहा है? जैसे तुम पूछ रहे हो कि जैसे बड़ी बात है, आफ्टर डिलीवरी कई केसेस में देखा होगा, कई कि आफ्टर डिलीवरी बेबी तो एक हो गया, ठीक, नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं, है ना? या सीजरियन डिलीवरी को स्पेशली ले लो, मदर जो है प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो रहा है मिल्क का, तो उस केस में क्या होता है कि बड़ी बात है, हार्मोन तो बराबर काम कर रहे हैं, है ना? हार्मोन तो बराबर, तो उसके दो तीन कंडीशंस है। अगर स्टार्टिंग पे कंप्रेशन नहीं मिला, स्टार्टिंग केस में कंप्रेशन नहीं मिला, तो जो फर्स्ट मिल्क है वो काफी ज्यादा गाढ़ा होगा, क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत ज्यादा संख्या में प्रेजेंट होते हैं। तो कई बार ये जो मिल्क है ये कॉलम के फॉर्म में यहाँ आकर स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद क्या होगा? वो सिक्रीट नहीं होता, सिक्रीशन ना हो पाने की वजह से यहीं पे क्या हो जाता है? जम जाता है। ठीक, अब जमने की वजह से ये बताओ, जब अगर यहाँ जम गया आगे की ओर चीज जाएगी नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रॉपर्ली फीडिंग नहीं होती, पहला। अब इस पे एडवांस कंडीशन में क्या होता है? कई बार देखोगे कि मिल्क सिक्रीट अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मिल्क अगर सिक्रीट नहीं हो रहा है तो एब्सिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम बोलते थे क्या? ब्रेस्ट एब्सिस। क्योंकि बड़ी बात है, इसमें ग्लूकोज, इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं, तो बैक्टीरियल ग्रोथ अगर कांस्टेंट जमा होगा बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, है ना? तो उस केस में यहाँ पे ब्रेस्ट एब्सिस देखने मिल सकता है।
तो जो आपका क्वेश्चन था, है ना, सिक्वेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, वो किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो कई बार क्या होता है, फिर कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेशन की वजह से जब ये इसके पोर्स है वापस से ओपन होते हैं, तो जब पोर्स ओपन होंगे तो मिल्क जो है ऑटोमेटिकली बाहर आना स्टार्ट होगा। ठीक, कई केसेस पे अगर नहीं हो रहा है तो पिन के थ्रू पोर्स बनाया जाता है, इसके थ्रू पिन के थ्रू पोर्स बनाए जाते हैं और फिर मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, उस केस क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली जो प्रॉब्लम जो यहाँ पे आकर इकट्ठा हो जाता है ना मिल्क, जो उसका फैट है, कई बार अगर आप देखोगे जो स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है मदर मिल्क काउ मिल्क, ठीक, तो काउ मिल्क में अगर फर्स्ट मिल्क को अगर स्टोर ट्रेनिंग परसेंट इंक्रीज होगा तो मत जाएगा, हार्ट वॉल्व काम नहीं करेंगे, आदमी मत जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा डिटेल के लिए YouTube पे देखिए ना, मेरे चैनल पे डिटेल मिल जाएगा। मैं आता हूँ सीधे किस पे कि कैंसर डेवलप क्यों हो रहा है। कैंसर डेवलप, ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, स्ट्रेस। ठीक, स्ट्रेस को डेवलप, जब स्ट्रेस डेवलप होगा तो आपका जो डीएनए है वो एबनॉर्मल होगा, और डीएनए एबनॉर्मल होने की वजह से जो आपके सबसे कॉमन जो चार जीन है, ठीक है, कौन कौन सा, एक तो प्रोटोऑन्कोजीन, दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन, तीसरा एपोप्टोटिक जीन और तीसरा डीएनए रिपेयर जीन। ये चार जीन रिस्पांसिबल है कैंसर डेवलप करने के। अगर प्रोटोऑन्कोजीन कंटिन्यूएशन में रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो सेल में एक्स्ट्रा पॉलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ट्यूमर डेवलप हो जाएगा। ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, पर ट्यूमर सप्रेसर, नाम भी रखा ट्यूमर सप्रेसर, मतलब सेल डिवीजन को स्टॉप करना। ठीक, तो अगर ये कंटिन्यूएशन पे वर्क कर रहा है तो भी ट्यूमर अब वो पॉलिफरेशन को रोक पाएगा, तो कंटिन्यूएशन क्या होगा, ग्रोथ होगा। तीसरा जीन एपोप्टोटिक जीन, ना याद रखो, पार्ट ऑफ सेल डेथ। सेल डेथ के अंदर दो सेल होती है, कौन सी, सेल डेथ के अंदर दो प्रोसेस होती है, एक तो एपोप्टोटिक और दूसरी नेक्रोसिस। ठीक, तो एपोप्टोटिक इज अ प्रोग्राम सेल डेथ। क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ है। अगर एपोप्टोटिक जीन में एब्नॉर्मलिटी आ जाए, जो कि प्रोग्राम सेल डेथ है, जब सेल डेथ होगी ही नहीं, तो तीसरा आता है क्या, डीएनए रिपेयर जीन। याद करो अपने सेल डिवीजन में पढ़ा था, सेल डिवीजन में अगर किसी भी डीएनए में एब्नॉर्मलिटी है तो वापस से चेक पॉइंट 1 और चेक पॉइंट 2 को क्रॉस नहीं करेंगे, तो वापस उसको रिपेयर के लिए भेज देता है, या तो सेल में एपोप्टोसिस होती है और सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अगर डीएनए रिपेयर जीन में एब्नॉर्मलिटी आ जाए तो कंटिन्यूएशन में पॉलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो चार जीन हैं ये रिस्पांसिबल होते हैं इन ट्यूमर्स को डेवलप करने के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट। और जो ट्यूमर है, एक ही वर्ड में बोल रहा हूँ, जो ट्यूमर है, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशन है। ये एडवांस कंडीशन है, मतलब जब ट्यूमर बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है तो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाता है, बेनाइन जो जिसपे कोई भी मतलब बॉडी में है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसको डेवलप करने के लिए बेसिकली ये चार लोग रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था कि ब्रेस्ट ट्यूमर कैसे डेवलप, अब इनको लीड करने के लिए कौन बैठा है यहाँ पे, स्ट्रेस। अब बनी बात है, ये देखो ये स्ट्रेस आसपास है, तो ट्रीट स्ट्रेस, ट्रीट कैंसर। और भी है, जरूरी नहीं है स्ट्रेस। ऐसे कंडीशन की बात करोगे तो स्ट्रेस के अलावा जैसे कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आपकी जीन एब्नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाएंगी। जो कुछ भी बेस्ड है वो आपकी जीन पर बेस्ड है, याद रखना, जो कुछ भी बेस्ड है वो आपके जीन पर बेस्ड है। अगर कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर, याद रखना, मैं एक ही वर्ड में चीज को खत्म कर रहा हूँ, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर जीन को इन्फ्लुएंस किया तो वो चीज डेवलप कर सकता है, वो बॉडी में कुछ भी करके सकता है। हाइपरटेंशन डेवलप करने वाला कौन है तुम्हारा, जी, और इसको स्टिमुलेट करने वाला कौन है, एनवायरमेंटल फैक्टर। और वो एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस वो छोड़ के भाग गई, तीसरा स्ट्रेस, हाँ इतना काम करेंगे सुबह से लेकर रात तक तो काम करते, चौथा स्ट्रेस
क्या पता कैसे हो गया वाला। हाँ? और ऐसे पढ़ाई का स्ट्रेस, पास होंगी फेल हो जाऊंगी, कितने स्ट्रेस है जीवन में, और वो स्ट्रेस आपके दूसरी चीज को, तो ये क्या हो गया सब इन्वायरमेंटल, ये सब आपका चीज है। सर खाए पिए पढ़े थोड़े से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खा लिए बस ऐसे पढ़े रहो, क्या ही करता वो क्या हो गया, और आगे चल जो मोटा आदमी तो वही क्या हो गया, उसकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई, जो कि कॉज कर रही है क्या, आपके डीएनए को अनलोड कर रही है और कॉज कर रही है हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड हो गया, ये सब को डेवलप करने वाला आपका कौन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में सब कुछ आ जाता है। टीचर ने डांट दिया, रात भर डोली, अभी वो चीज दिमाग से जा ही नहीं है, टीचर ने जितना डांटो वो डिपेंड करता है कंडीशन पर, ठीक, तो वो चीज दिमाग को कैसे डांटती है, उसको कुछ नहीं, हम तो डंडा खा दे कि वो ही डांट देता है ना। तो वहां पे क्या होता है, ये जो स्ट्रेस है कांड वही अगर मिला हमने, ये क्या है, और उसी में समझ रहे हैं। कई बार क्या होता है, इसलिए एक नॉर्मल चीज कही जाती है, अगर फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी भी मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बोला अगर बढ़िया रहो, चिल करो, कोई दिक्कत, क्योंकि अगर मेंटली स्ट्रेस फीमेल के पास है, याद रखना, अगर उसने कोई चीज अपने अंदर दबा के, अकॉर्डिंग टू उनका बता, अगर उसने अपने अंदर कोई भी चीज दबाई और सप्रेसिंग, जैसे कि मान लो सांस बड़ी चल रहा था, सांस में जब खा दिया, ठीक, अब हो गया, अब वो तो गए, ठीक, इतना सांस में इतना गंदा चल रहा है कि वो ना तो बोल पा रही, और वो क्या करता है, किसी से वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो क्या करेंगे अब अपने अंदर को रखिए। अगर वो प्रेग्नेंट है तो हो सकता है कि बच्चे को कोई एब्नॉर्मलिटी डेवलप हो जाए, हाँ, कोई एब्नॉर्मलिटी डेवलप, कुछ भी एब्नॉर्मलिटी डेवलप हो सकती है, डिपेंड अपॉन कंडीशन। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर है, तो एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी मिलेगी, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर है तो फिजियोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी मिलेगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कंडीशन, क्या कंडीशन, ठीक, तो वो एक कहीं ना कहीं सब कुछ करने वाला कि चीज कहां से स्टार्ट होती है, डीएनए से, और डीएनए में क्या प्रेजेंट है, जीन, और जीन को अगर छेड़ दो तो तुमको छेड़ देगा, ठीक है। और कुछ तो बोल अब हम लोग की हो गई है छुट्टी, अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने रूम, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, भूख लगी है, मैं तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं, अभी नहीं खाया, ऐसे ही आ क्योंकि गया कुछ बनाया ही नहीं है। आज का हम लोग का क्लास हो चुका है, अब हम लोग कल आके क्लास अटेंड नहीं करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमको विवेक सर आज पढ़ाए हैं क्या, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें से आज कौन सा टॉपिक पढ़े हैं, 10 ब्रीड, वुमेन्स का ब्रीड पढ़े, कल पढ़ेंगे हम लोग नर्वस सिस्टम, शायद हो सके, क्योंकि तो प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। हाँ, नर्वस सिस्टम तो काफ़ी अच्छी टॉपिक है, देखते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यही इसी की वजह से तो पता चल गया, पता चल रहा है, अभी नर्व ने हमको पता चला, जो हमारा न्यूरॉन्स हमको यहाँ पे संकेत दिया, क्योंकि हम यहाँ पे दर्द हो रहा है, इसलिए दर्द हो रहा था, एक घंटे जो होता न्यूरॉन, तो इसी से हमको पता चल रहा है कि हमको कौन मारा है, क्यों मारा, किस लिए मारा, क्योंकि इम्पल्स जनरेट होता है, हमारे ब्रेन तक जाता है, इसलिए कल हम पढ़ेंगे गाइस नर्वस सिस्टम, उसके बाद हम लोग डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर नहीं, पहले पेपर तो हो, पेपर ही नहीं हो रहा हम लोग। चलो तो मिलते हैं कल के ब्लॉग।